हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य परीक्षा मेंस का प्रारूप है ये। देखिए, हम आपको कहे थे आज कि हम लोग पेपर 3 को एनालाइज करेंगे, तो चलिए पेपर 3 एनालाइज किया जाए। तो पहले आप समझ लीजिए कि आप परीक्षा जो दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 पहले देना है आपको, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी। समय अवधि 3 घंटा होगा, कुल अंक 100 नंबर का होगा और न्यूनतम 30 कम से कम पास होने के लिए चाहिए। ये जो पेपर है इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको पास करना रहता है। फिर पेपर 2 चलेंगे, ये आपका भाषा वाला है। खोटा आप लिए हैं, पंचपर्गनिया लिए हैं, नागपुरी लिए हैं, जो भी लिए हैं, स्कोरिंग होता है। अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में बहुत सहायक पेपर है, ठीक है। तो हिंदी तो मत ही लिया कीजिए, ज़्यादातर रिजल्ट नहीं होता है उसका। तो बाकी उसके अलावा खोटा ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं, नागपुरी भी लेते हैं, और भी सब्जेक्ट है जो ले लेते हैं, और भी भाषा का जो है। ये कुल अंक 150 का होता है, 150 का, 3 घंटे इसमें समय मिलता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब जो पेपर है वो है, यही इंपॉर्टेंट है, पेपर 3, 4, 5, 6। देखिए, इंपॉर्टेंट तो सब है, हम जो अभी आपको बताने वाले हैं वो हम आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो आज जो हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं वो पेपर 3 करेंगे। सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास और भूगोल पर समान महत्व रखने वाले अलग अलग खंड होने चाहिए। समय अवधि 3 घंटा, कुल अंक 200। अब सुनिए, एक पेपर है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, कुल 200 मार्क्स का है। एक है 100 नंबर का आपको इतिहास और दूसरा है 100 नंबर का भूगोल, ठीक है। 100 नंबर को फिर से तोड़िए तो 10 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, जो कि 2-2 नंबर का होगा, तो 20 हो गया। और 40-40 नंबर का दो बड़ा, मतलब कि उसका एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है, तो ये हो गया 40 दूनी 80, ये हो गया ना 100 मार्क्स। तो यही पैटर्न आपको इतिहास में भी और यही पैटर्न भूगोल में भी। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 80 नंबर दो आपको आंसर लिखने, 4 मिलता है, वो हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसी तरह से बस दुख का बात यह है कि इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, भूगोल अपने आप में, और दोनों जब लिखने बैठिएगा तो बहुत लेंदी उसका आंसर लिखाता है, और समय हमको बहुत कम मिला है, 3 घंटा। 3 घंटे में 200 अंक के लिए लिखना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पेपर 3 को पहले एनालाइज करके देखते हैं कि आज तक में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए, ये सिलेबस है ना, इतिहास और भूगोल का सिलेबस है। यहाँ बताया है कि कैसे कैसे एग्जाम लेना, जो भी आपको हम बता रहे थे। उसके बाद देखिए, यहाँ से सिलेबस शुरू होता है, खंड ए इतिहास 100 अंक का। आप इसको अभी फ़िलहाल क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस हमेशा पढ़ के चलना चाहिए और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा अगर सिलेबस पे यहाँ शुरू करेंगे तो जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है वो रह जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले एक बार सिलेबस को देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, और सिलेबस हमेशा कहीं पर सामने में लिख के रखिए, जिससे कि हम लोग को पता चले कि हम लोग को पढ़ते क्या रहना है, ठीक है। तो देखिए, यही क्वेश्चन पेपर है जो कि 11th to 13th जो जेपीसी हुआ था उसमें पूछा गया था। ये पेपर 3 है, इसमें इतिहास और भूगोल दोनों हैं। पहला पोर्शन इतिहास का है, दूसरा भूगोल का है। 100 मार्क्स का इतिहास है और 100 मार्क्स का आपका भूगोल है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि आपको यहाँ बता रहा है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है, जिसमें 2 अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। परीक्षार्थी 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 40 अंक के हैं, ठीक है, ये बाद के लिए है। तो अभी फिलहाल जानिए कि जो 10 क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव है उसको बनाइए। एक क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बैरीगाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगु के रूप में पहचाना गया है, किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। प्राचीन काल में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था ये। अभी फिलहाल इसको हम लोग कहते हैं भरूच, गुजरात वाला, है ना। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में से अपने आकर्षक और अनूठे जल संचयन एवं प्रबंधन के लिए कौन जाना जाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पानी जमा करने के लिए विशाल जलाशय हुआ करते थे और उन्नत नालियाँ, बहुत अच्छी नालियाँ यहाँ मिली हैं, ठीक है, इसके प्रमाण मिले हैं यहाँ। चलिए, सोंधर क्या था, सोंधर के बारे में जानिए। तो ये था किसानों के लिए ऋण। आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे पढ़े थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अकाल आ गया था,
तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने किसानों को ऋण मुहैया कराया था, ठीक है। किसानों को जो ये ऋण दिया था उसी को कहते थे सोनधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिवाजी ने निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि के उगाही की व्यवस्था कर अपने आय में बढ़ोतरी की। इस राशि को किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ कहते थे इसको, है ना। चौथ जो होता था कुल उपज का 1/4 भाग होता था, है ना। 1/4 लगभग कहिए तो 25%, प्रतिशत में बोले तो 25% हुआ करता था। और ये क्यों होता था? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देने के बदले में वो फी लेते थे। चलिए अगला है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1856 में। कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया था इसको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं इसके लिए बहुत मेहनत किए थे, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में भारत के वाइसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है केसरी, क्योंकि केसरी तो बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। बाकी इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज और हरिजन जो है वो महात्मा गांधी लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नेता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण कराने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है हमारे वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, है ना। 500 से ज़्यादा रियासतों को ये एकत्रित किए, भारत में मिला है, इसका श्रेय हम लोग इनको देते हैं, है ना। 1895 से 1900 में हुए मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा किए थे। दामिनी कोह संबंधित है कहाँ से? संथाल से। हो गया सॉल्व। मतलब आप देख लिए कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया है जो आप सॉल्व कर लेंगे और आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 4 क्वेश्चन आपको दिया है, 1 2 3 4, लेकिन कोई 2 का आंसर आपको देना है। आप अपने माइंड में चारों क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए कि आपको क्या लगता है आप कौन सा 2 क्वेश्चन लिख पाइएगा, और आज लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारण बताएं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार सुधार की आलोचनात्मक समीक्षा करें। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, ये जो कथन है उसकी समीक्षा करेगी, कहाँ तक सच है, ये कहाँ तक सही है। चलिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहावरों में अभिव्यक्त हो रही थी, चर्चा कीजिए। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप खुद से सोचिए कि अगर ये 4 क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप कौन 2 को लिखना पसंद करेंगे, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। अब चलिए, वो आपका काम है, आप खुद सोचेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी भूगोल पर, ठीक है। चलिए, तो अब भूगोल का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये हम लोग का 11th to 13th जो जेपीएससी है उसी का ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है। ये भी 100 मार्क्स का आपका है। पहले आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2 मार्क्स का है पर क्वेश्चन, 20 नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर 40 नंबर का आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा, जहाँ से आपको 80 नंबर मिल जाएगा। 100 नंबर हो गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन मिलान कीजिए, पहला को मिलान करने का कोशिश कीजिए। तो मिलन हिमनद जो है वो जाएगा कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड, है ना। फिर है सियाचिन हिमनद, ये नुब्रा घाटी जाएगा। नुब्रा घाटी आपका क्या है? काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी हम लोग इसी को कहते हैं, है ना। फिर रीमो हिमनद जो है वो श्योक घाटी में जाएगा, और बियाफो हिमनद जो है वो ब्राल्डो घाटी। तो ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। घाघरा नदी किस जगह पर एक गहरे महागड्ढा का या गड्ढ का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा सीस पानी, ठीक है। सीस पानी नामक स्थान पर, नेपाल का हिमालयी क्षेत्र जो है सीस पानी, इसी स्थान पर घाघरा नदी एक बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 18/1/1988 मतलब कि 18 जनवरी 1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? तो देखिए, पहला तो नीलगिरी को किया गया था, है ना। दूसरा नंदा देवी को किया गया था। नंदा देवी को 1986 में, हाँ। नंदा देवी को तो 1988 में किया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था, जिसको 1986 में घोषित किया गया था, और नंदा देवी जो है उसको 1988 में घोषित किया गया था। यह दूसरा है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए उस समय चल रहा था ये, उसी हिसाब से क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। तो ये इसका तो ये आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पैकेट का दाम 60 रुपये से कम रखा गया था ताकि सबको प्रोटीन मिल सके। अभी फिलहाल इसका औचित्य थोड़ा कम हो गया है, अब नया नया रिपोर्ट नया नया ढंग से आएगा तब उस हिसाब से देखा जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला ही गलत है ना। इसका जो कायकुलम विद्युत संयंत्र है ये तमिलनाडु में नहीं होके केरल होगा आंसर, इसीलिए गलत है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसको सही मिलान कीजिए। ठीक है, इसको सही मिलान करना है, लेकिन मिलान करने से पहले जाने ये है क्या, मिलान किसका करना है। झूम खेती के बारे में जानते हैं, पूरे विश्व में झूम खेती को, जो स्थानांतरित खेती होती है, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वही है, उसी के आधार पर आपको इसको मिलान करने के लिए कहा गया है। तो देखिए लदांग जो है वो मलेशिया में कहा जाता है, हुमाह जो है वो जावा इंडोनेशिया में इस नाम से पुकारते हैं, ये एक तरह से झूम खेती है। कैंजिन जो है फिलीपींस में, और चीना या चेना कहते हैं इसको श्रीलंका में। उस हिसाब से इसको मिलाइए, सी आंसर हो जाएगा इसका। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2022-23 के लिए झारखंड में तिलहन उत्पादन के उच्च से निम्न तक के सही क्रम को पहचान करें। तो उस समय के हिसाब से आंसर था ए। ये 2022-23 का जो तिलहन उत्पादन का जो डाटा सरकार दिया था उसके हिसाब से है। अब मान लीजिए कि अब हर साल कुछ होगा तो उस हिसाब से आपको डाटा पढ़ के जाना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 8वां नंबर है कि झारखंड में सदनी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो शंख नदी पर है, गुमला भी जिले में है ना। इसकी आकृति कैसी है, सर्पाकार होती है, यही सब जानकारी है ना हम लोग इसके पास। सर्पाकार मतलब सांप के जैसी इसकी आकृति है। अगला है 9वां नंबर, कौन सी जनजाति झारखंड से संबंधित नहीं है। तो हो के बारे तो जानते हैं हम लोग, कोरबा भी जानते हैं, महली भी जानते हैं, आओ नहीं है, क्योंकि आओ नागालैंड की जनजाति है। कहाँ की है, नागालैंड की। ठीक है, तो इसको टिक लगा के चलेंगे हम लोग, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है। तो हम लोग यहाँ तसर रेशम हम लोग उगाते हैं, और 60% से भी ज़्यादा का हम लोग उत्पादन कर लेते हैं, है ना, इसको तसर वाले को। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि 4 हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हम कौन 2 आंसर दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाओं और चुनौतियों की जांच करें, सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार सौर ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने और विस्तारित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, ये आंसर, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए फिर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और स्थानिक वितरण पर चर्चा करें। अगला है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवातों के बीच अंतर करें। और चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। अब आप वीडियो को थोड़ा देर पॉज कीजिए और देखिए कि ये चारों क्वेश्चन में कौन 2 लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन करेंगे तो हम लोग चारों के चारों को सॉल्व करेंगे, नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। सॉल्व तो आपको चारों करना पड़ेगा, लेकिन अभी रुकिए। चलिए इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं, यानी कि 7 से लेके जो 10, 7वें से लेके 10वीं जो हमारी जेपीसी हुई थी उसको आ गए हम लोग। ये देखिए 7वीं से लेके 10वीं झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में हुआ था, सामाजिक विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल, फिर वही पोर्शन है, 200 नंबर का है पेपर, 3 घंटे आपको समय मिलेंगे। ठीक है, अब आप पूरा समझ गए हैं कि आपको कैसे कैसे मार्क्स है बटा हुआ। पहला क्वेश्चन पढ़िए, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा। ठीक है, कांसे का था वो मूर्ति, कांसे का मूर्ति था, बना हुआ किस टेक्निक से था, कभी कभी पूछ लेता है, वो टेक्निक बताइए। लुप्त मोम तकनीक था, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं उसको, इसी से। और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की धातु कला का सबसे बेहतरीन नमूना है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चोल प्रशासन। ठीक है, चोल प्रशासन में उर और सभा जैसी 2 संस्थाएं थी, और इसके बारे में हम लोग को उत्तर मेरू शिलालेख से पता चलता है। उसमें बताया गया है कि उस समय सोचिए बहुत पुराना समय है, उस समय भी प्रशासन जो ग्राम स्तर का प्रशासन था वो कितना सशक्त था, लोकतांत्रिक था, बहुत उन्नत था, इसी के बारे में
पता चलता है हम लोग को उत्तर मेरु शिलालेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है दीवाने अर्ज कहते थे इसको। क्या कहते थे? दीवाने अर्ज। और इसको बनाया कौन था? बलबन बनाया था। उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, है ना। गयासुद्दीन बलबन ही इसकी स्थापना किया था। सेना को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए, संगठित रखने के लिए ये प्रयास किया था। अगला है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद था। बाद में उसका नाम आगे चल करके शेरशाह हो जाता है, कोई शेर मारने की वजह से शायद नाम पड़ गया था इसका। अगला है, दारा सिकोह निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो जानिए दारा सिकोह थे कौन, है ना, था कौन? ये शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा सिकोह। शाहजहां जो आपका ताजमहल बनवाया है ना, उसी शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान, बहुत किताब उताब लिखते रहता था। उपनिषद को भी फारसी में यही अनुवाद करवाया था। इसका सबसे प्रसिद्ध रचना जो था वो मजमा उल बहरैन है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से उपयुक्त सभी आंसर है, क्योंकि सभी के सभी जो है ना रचना इसी दारा सिकोह का ही है, लेकिन सबसे फेमस उसका यही था, मजमा उल बहरैन। चलिए, भारत में नशीली तो टिक किसको लगाइएगा? डी को लगा के चलिएगा, ठीक ना। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1893 में किया गया था। ठीक है, 1893 में अफीम के व्यापार और उसके प्रभाव की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार इस आयोग को बनवाया था। 7वां नंबर है कि गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वह अपनी प्रथम यात्रा में डरबन से जा रहे थे। तो सुनिए, गांधी जी डरबन से फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे। कहाँ से? डरबन से फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे और जा रहे थे प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। लेकिन बीच में ही एक घटना हुआ और वे आश्वेत थे, इसलिए उनको रेलगाड़ी से उतार दिया गया। और उनके हाथ में टिकट कौन सा है? फर्स्ट क्लास एसी का टिकट है, लेकिन फिर भी उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। और वो कौन से स्टेशन पे उनको उतार गया था, कभी कभी वो भी पूछ लेता है। उसका नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है, यानी कि डरबन से चले थे, प्रिटोरिया जा रहे थे, लेकिन पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे उनको क्या कर दिया गया? उतार दिया गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत प्रसिद्ध नारा है, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। 1943 का जो समय था, उस समय सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। उसी संबोधित करते हुए सभा में ही नारा दिए थे कि चलो दिल्ली, वहाँ जाएंगे, अंग्रेजों को गद्दी से उतारेंगे और खुद हम लोग वहाँ राज करेंगे। इसी भावना से बोले थे कि दिल्ली चलो। चलिए, अब इससे कोई क्वेश्चन और है? हाँ, 2 क्वेश्चन तो और पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा कर दिया गया था? तो सम्राज्ञी जो विक्टोरिया थी, उनकी हीरक जयंती थी, शासन का 60 साल कंप्लीट हो गया था। इसी खुशी में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बहुत लोगों को क्या किए थे? रिहा किए थे। उसी में बिरसा मुंडा भी रिहा हुए थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था? तो ये था 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में जो गया में अधिवेशन हुआ था, बहुत से लोग भाग लिए थे। टाना भगत बहुत उत्साह से गए थे भाग लेने के लिए। इसका कभी कहानी पढ़िएगा, ठीक है। और 1922 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। कौन किए थे? चित्तरंजन दास, ये याद रखेंगे। चलिए, अब 4 क्वेश्चन पढ़ा जाए, कौन हम लोग आंसर दे पाएंगे? पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा कीजिए। मतलब सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बनना ही बनना है, यही समझे हम लोग। शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, हमारे लिए ना महात्मा गांधी भी एक अच्छा टॉपिक है, उनके लिए भी थोड़ा तैयारी रखिएगा। फिर बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो बिरसा मुंडा से रिलेट करके पूछा है, लेकिन बिल्कुल बिरसा मुंडा का आंदोलन आपको इसमें नहीं लिखना रहेगा, बहुत आगे बढ़ के आंसर देना है इसमें, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए, तो अभी आप 4 क्वेश्चन में देख लीजिए कि आप कौन 2 का आंसर दे सकते हैं ईमानदारी से। देना तो चारों का है, लेकिन चलिए आगे बढ़ा जाए। ज्योग्राफी, इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार महाद्वीप प्रवाहित हुए। क्या हुए? प्रवाहित हुए। वैगनर के अनुसार महाद्वीप प्रवाहित हुए, किधर से किधर बहा, ये बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। देखिए, अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप 2 दिशाओं में बहा था।
एक भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के साइड, और दूसरा पश्चिम की ओर। इसका कारण उन्होंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर ए है, 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण। ये चक्रवात मध्य अक्षांशों में बनते हैं। कहाँ? जहाँ गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है। इन्हें अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? क्वेश्चन है कि महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कारगिल जिस नदी के किनारे स्थित है वह है, तो ये देखिए सुरु नदी है। इसका सही आंसर सुरु नदी हो जाएगा, ये लद्दाख में है। सिंधु नदी का सहायक नदी है, बहुत बढ़िया, एक सहायक नदी के नाम में आप सुरु नदी को पढ़ेंगे। ठीक है, तेनू घाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, ये है ताप विद्युत संबंधित है, ताप विद्युत बोकारो में है ना, ये कोयला से बिजली बनता है यहाँ। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? एकदम याद है हम लोगों को, NH-44 कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कुल लंबाई इसका कितना है? 3745 किलोमीटर है ना। चलिए, द्वैतारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये किए थे रसेल साहब। ठीक है, कौन किया था? रसेल, 1937 ईस्वी में हुआ था। और ये सिद्धांत के अनुसार क्या था? इस जो द्वैतारक मतलब होता क्या? दो तारा, है ना। इसके अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति दो तारों के मेल से हुई है, यही कहना चाहते थे। अगला है कि अपरदन का कौन सा कारक ज्यूजेन का निर्माण करता है? तो ये पवन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? पवन। ज्यूजेन मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के कटाव से बनने वाला एक मेजनुमा आकृति होता है, बहुत कठोर और कोमल चट्टानों के ऊपर नीचे होने के कारण बन जाता है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, खूंटी, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रांची के निम्नलिखित, नहीं रांची तो मानसर ही बता दिया आपको, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए, रांची। अब आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा तो सिंचाई पलामू में होता है। देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से लोहरदगा और रांची पहले स्थान पे आ जाता है, इसलिए रांची आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रायः ये कौन से मार्ग से गुजरते हैं? ये क्वेश्चन चक्रवात से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना एवं विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये भी लिख सकते हैं, अच्छा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा जानकारी रखना होगा। चलिए, अब अगले पेपर पे चला जाए। 6th जेपीएससी मुख्य परीक्षा 2019, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया था? तो ये करने वाले थे अजातशत्रु। मदद किसका लिए थे? अपना ही मंत्री था इसका, रथु, क्या नाम था उसका? उसका नाम था वत्सकार। वत्सकार का मदद लिया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अभी ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बता देते हैं कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा, रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो ये भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव। ये चालुक्य वंश के राजा थे, सोलंकी वंश। 1025 में हमला किया था जब महमूद गजनवी, उसके बाद ही ये उसका मरम्मत करवाए थे। अगला है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? ऑटोमन युद्ध पद्धति बोलिए या तुलुगमा पद्धति? बाबर अपनाया था। कौन से युद्ध में? पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसी में यूज़ किया था। किसके खिलाफ किया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था और जीत भी गया था, है ना, यही पढ़े हैं हम लोग।
तुलुगुमा पद्धति भी यूज़ किया था और तोप खाने का भी सफल प्रयोग इसी में किया था वो। अगला है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना उपरोक्त में से कोई नहीं किया था, क्योंकि गुलबदन बेगम की थी। हुमायूं की अपनी बहन थी गुलबदन बेगम, वही की थी। तो यहाँ गुलबदन बेगम तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। किस वर्ष डच भारत आए थे? तो ऑप्शन के हिसाब से तो 1603 में हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो 1603 ठीक है। मित्र मेला का बाद का पुनर्नामकरण हुआ। मित्र मेला का बाद में कौन सा नाम हो गया? तो उसका बाद में नाम रख दिया था अभिनव भारत समिति, ठीक है। ये मित्र मेला से जुड़ा हुआ कुछ जानिए, जैसे कि मित्र मेला को शुरू कौन किए थे? तो वीर सावरकर के बारे में सुने हैं, और उनके भाई गणेश सावरकर, उन दोनों भाइयों ने 1899 में इसकी शुरुआत की थी। नाम पहले रखे थे मित्र मेला, ठीक है। फिर बाद में 1904 ईस्वी में नाम को चेंज कर दिए थे, और बाद में नाम रख दिए थे अभिनव भारत। अभिनव भारत समिति कहिए, अभिनव भारत कहिए। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहाँ भागे जा रहा है? स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई? तो इसका आंसर तो सही है, चौरी चौरा कांड, है ना। देखिए 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। 9 कहाँ छूट गया? फिर से इसको लिखते हैं। 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, है ना। हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन चल रहा था और एक थाना में कुछ घटना हो गया, जिसके चलते गांधी जी क्या किए कि पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। इससे बहुत लोग दुखी हुए थे, बहुत तरह के स्टेटमेंट जारी किए थे कि कोई हमला अगर क्या जम्मू कश्मीर में होता है तो उसका फल हम कन्याकुमारी में तो नहीं देंगे। इस टाइप से बहुत सारा स्टेटमेंट जारी करने का मतलब था कि लोग दुखी थे, नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा आंदोलन तुरंत बंद हो जाए। तो इससे नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था, और कहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, काउंसिल में जा कर के लड़ेंगे और अपना बात रखेंगे, अंग्रेजों का विरोध कर पाएंगे, है ना। जब इलेक्शन लड़ेंगे तभी ना जाएंगे। चलिए बंगम मांझी नेता थे, कौन से? सभा होड़ आंदोलन के, ये सब हम लोग को याद रहता है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जतरा उरांव किए थे 1914 ईस्वी में। बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये, एकदम पूछते रहता है, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन टाना भगत आंदोलन पर भी एक आंसर तैयार करके जरूर रखिएगा। चलिए 4 क्वेश्चन है, पढ़ें जरा कि कौन कौन क्वेश्चन है। पहला, चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचना करने कह दिया, इसका मतलब कि बैठ करके खूब सारा उसका बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और ट्रिकी हो जाता है, इसको और बढ़िया से बैठ करके लिखते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड काम है आलोचना करना, मतलब आप ऐसे आलोचना करें कि दोनों पक्ष रखें बढ़िया से। चलिए, बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था? बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक में तो हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन पर। भूगोल है खंड खा 100 ये भी है। पहले 1 नंबरिया क्वेश्चन देखिए, 1 नंबरिया तो नहीं है, 2 नंबरिया है, क्योंकि 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ये कहे थे निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत यही दिए थे ना। तो पहले हम लोग तो मान के बैठे थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और सब कोई घूम रहा अगल बगल। चलिए, आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता परिणाम किसका है? हवा में नमी की उपस्थिति का, ठीक है ना। इसी को ना आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर से नापते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति काष्ठ प्रदेश में पाई जाती है? तो ये सिंक होल है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी निकालना पड़ेगा, मतलब इसको एक दिन बैठ के समझाएंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है कहाँ पर? तो असम और केरल में, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है वो सब इलाके में होता है। और भी जगह अगर ऑप्शन में तो बहुत सटीक है तो चलिए लग गया, और अगर रहता तो कन्फ्यूज़न होता। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से काइनाइट आंसर होगा। भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है? लेटेराइट मृदा, तो ये हमारा झारखंड है। जब दिया है झारखंड तो हम वही टिक लगाएंगे।
भारत में कौन सा जनगणना वर्ष बृहद विभाजक या जनांकीय विभाजक के नाम से जाना जाता है? तो सुनिए एक बात, 1921 ईस्वी पहला जनसंख्या हुआ, इसमें जनसंख्या जब गणना हुआ तो जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गया था, ठीक है, इसी को याद रखना। 1921 उसके पहले और उसके बाद आज तक कभी घटा नहीं था, लेकिन 1921 वाले में घट गया था जनसंख्या। चलिए अगला है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है, और तमिलनाडु में ये लोग नीलगिरी की पहाड़ियों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। तो आपको पता है बूढ़ाघाघ है, कहाँ है? लातेहार में। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 143 मीटर, है ना, यही आंसर है इसका। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग के राजमहल वाले पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। हो गया यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि कौन आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है? व्याख्या कीजिए। और दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। लिख सकते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये भी ठीक है। और झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप सोच करके अपने से बताइए कि आप कौन 2 का आंसर दे पाइएगा, क्योंकि परीक्षा में 2 आंसर देना है। और अभी अगर आप कॉपी तैयार कर रहे हो और नोट्स तैयारी कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 4 का आंसर दीजिएगा आप, ठीक है। खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं कि कॉपी कैसे चेक हो सकता है, क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी हम कम जानते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, इसलिए अभी हमको देखना पड़ेगा कैसे कैसे कॉपी चेक होगा, तो हम आपको बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। देखिए पूरा वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर के एनालिसिस के बारे में बताए हैं, कोई इधर उधर का बात नहीं हुआ है। आप जब तक अपने आप में से ये नहीं कहेंगे कि हमको तैयारी करना है, तब तक नहीं होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे ये बैठ कर के सर्च नहीं कीजिए कि हम जेपीएससी की का मेंस का तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब तक आप ये सर्च करते रहेंगे तब तक सर्च करते रहेंगे, और वीडियो जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि सर लोग थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं, उसके बाद अपने कोर्स की जानकारी देने लगती है कि हाँ हम ये कोर्स ऐसे बनाए हैं, ऐसे टेस्ट पेपर बेच रहे हैं, ऐसे आपको फैकल्टी देंगे, आप ऐसे तैयारी कीजिए, वैसे तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग भी देखते हैं यूट्यूब पर कि अगर आपको हम ये पूरा चैप्टर बताए हैं, पूरा आपको हम क्वेश्चन एनालिसिस करा दिए, वो वीडियो आप नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक वीडियो बना दें कि बताओ कि कैसे नंबर लाया जाए, तो उसमें बहुत सारा व्यूज़ आ जाता है। तो ये कमी कहाँ है? ये कमी आप में है, ये कमी स्टूडेंट में है कि उसको ये तो दिन भर पता करना है कि हमको तैयारी कैसे करना है, लेकिन पता होने के बाद भी वो तैयारी नहीं करना है ना। हमको क्वेश्चन एनालाइज करना है, क्वेश्चन को लिखने के लिए आधा 1 घंटा पढ़ना है, फिर हमको उसके बारे में जानकारी जो भी डाटा है उसको इकट्ठा करना है, फिर लिखने का प्रैक्टिस करना है। ये काम करना हमको पता है, लेकिन हम ये करेंगे कभी नहीं, तो तैयारी नहीं होगा, मान के चलिए। मेरा कोई मकसद नहीं है कोर्स बेचने का, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है कि हम खुद तैयारी कर रहे हैं, हम आपको भी साथ में कराते चल जा रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही है। हम आपका मदद ही हमेशा कर सकते हैं, बाकी हम कोई कोर्स तो रखे नहीं है, कोई कोर्स हम बेच नहीं रहे हैं। तो जो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, आप देखिए, बहुत अच्छा है, सर लोग जानकारी देते हैं, लेकिन दिन भर वीडियो ही नहीं ढूंढते रहिए कि हाँ हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमको पता है कि ये बॉक्स रटने से हमको 2 नंबर मिल जाएगा, तो हम ये बॉक्स नहीं रटेंगे, लेकिन जाके पूछने जाएंगे सबसे कि बताओ कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कोई सर बढ़िया गेसिंग कर दिए हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, कोई नहीं बताएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको खुद समझ में आने लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, खुद आप समझने लगेंगे हमको कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, चाहे वो मेंस के पर्पज से हो चाहे पीटी के पर्पज से हो। बच्चे को पता है कि हमको क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी वो 10 जन से सुनना चाहता है कि हमको क्या पढ़ना है, समझे। तो जब तक आप सुनना ही चाहते हैं कि क्या पढ़ना है, तब तक यूट्यूब छान मारते रहिए, और जिस दिन लगे कि हमको सच में पढ़ना है उस दिन कोई किताब, कोई ऐसा चीज़ देखिए जहाँ पर उसको बताया गया है, क्योंकि हम खुद इस चीज़ को एनालाइज किए हैं कि जब सर लोग पूरा ज्ञान बांटते रहते हैं तो वो वीडियो पे बहुत व्यूज़ जाता है, लेकिन फिर सिलसिलेवार जब वो वीडियो पर पढ़ाना शुरू करते हैं तब उसमें व्यूज़ नहीं जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट केवल पढ़ने का ढोंग करना चाहते, पढ़ना चाहते नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ना चाहते तो जब वो फर्स्ट वीडियो डालते हैं कि आज हम लोग ये टॉपिक तैयारी कर रहे हैं, आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक पर बच्चे लोग में रिस्पॉन्स आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वहाँ व्यूज़ एकदम हाफ हो जाएगा, एकदम कोई भी आप लोग नहीं देखेंगे, तो फिर बात है, फिर जो आप चाहते हैं वही मिलेगा आपको मार्केट में। तो सबसे पहले आप जितने सिंसियर हैं उस बात को जानिए,
क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, पूरे पेपर को एनालाइज कीजिए। और एक बात जानिए, ज्योग्राफी में भी बहुत लिखना रहता है और हिस्ट्री में भी बहुत लिखना रहता है, और दोनों को मिलाकर सिर्फ आपके पास 3 घंटे का समय है। मैपिंग करना है, सब कुछ करना है, लिखना है, डाटा भरना है, कॉपी में पूरा क्रिएटिविटी आपका झलकना चाहिए। 2 बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, एक पूरा इतिहास हो जाता है जिसमें आप आंसर लिखिए, बहुत लेंदी लिखाता है जनरली। फिर आपका वही हाल भूगोल का है। इतना सब लेने के बाद भी अगर आप खेल करेंगे तो फिर मेंस बहुत हार्ड है। वो 2 साल, 4 साल, 6 साल में भी नहीं होने वाला है, ठीक है, कभी नहीं फिर होने वाला है। अगर उसको लेके सिंसियर होकर के आप मेंस का तैयारी नहीं करते हैं तो फिर जेपीएससी सिर्फ आप पीटी भी पास करके 10 जगह बोलते चलते कि हाँ हम पीटी पास करें, तो बस आप अपना क्या कर रहे हैं, आपका इज्जत बन रहा है मार्केट में, नौकरी नहीं हो रहा है। तो इज्जत बनाने से ज़्यादा बढ़िया है कि नौकरी हो जाए तो अपने आप इज्जत बन जाएगा, ठीक ना। तो इतना भाषण तो हम भी आपको बहुत ज़्यादा दे दिए, लेकिन रहने दीजिए। यूट्यूब पर सर्च करना बंद कीजिए, कैसे तैयारी करें, तैयारी शुरू कीजिए। एकदम देखिएगा रिजल्ट आएगा, 1 हफ्ते से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस भी तुरंत 1.5 से 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 15 दिन, 2.25 महीना का समय देगा, वो मेंस आपसे ले लेगा, ठीक है। फिर अगर जेपीएससी को सोने का मन करेगा तो फिर एकदम आराम से सो जाएगा, 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जब तक उनको रिजल्ट नहीं देने का मन होगा तब तक वो आराम से जाके सोएंगे। लेकिन सोने से पहले वो मेंस ले लेंगे, तभी जाकर के वो नींद लेने जाएगा जेपीएससी आपका। जेपीएससी बिना आपका मेंस लिए वो नींद पे नहीं जाएगा, ये बात को मान के चलिए। तो जेपीएससी का मेंस के लिए तैयारी कीजिए, बहुत जम के तैयारी कीजिए, और बाकी वीडियो सर्च करना बंद कीजिए। थैंक यू।